Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel G Start Education. My name is Vansh, and I'm here to provide you a quality education with proper understanding and its proper meaning. दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का गोल सिर्फ आपको केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही अर्थ समझाना है और किस प्रकार से उस ज्ञान को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या महत्व रखता है वो ज्ञान आपकी ज़िंदगी में, ये भी बताना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि हमारी सीरीज थी, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था, यानी कि आर्टिकल नंबर 16 पूरा हो चुका था। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 17 आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, छुआछूत पर रोक लगाता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को प्रतिबंधित करता है। क्या है ये आर्टिकल, आइए समझते हैं। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. दोस्तों, छुआछूत का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी प्रकार से इसका जो अभ्यास है वो निषिद्ध किया जाता है, फॉरबिडन किया जाता है। आगे लिखा है कि छुआछूत से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अयोग्यता को लागू करना कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। समझ में आया दोस्तों इसका हिंदी ट्रांसलेशन? कुल मिलाकर के यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर किसी भी दूसरे भारतीय नागरिक के खिलाफ अनटचेबिलिटी जो है लागू नहीं कर सकता है और उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार की अयोग्यता को जन्म नहीं दे सकता है और लागू नहीं कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो इतिहास है वो हमारा जब आज़ाद हम हुए थे उसके पहले हमारे भारत के अंदर काफ़ी सारी बुराइयां व्याप्त थी। हमारा जो कल्चर था उसमें बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी। उनमें से एक बुराई थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हमारे भारत में किया गया था लोगों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ, कि हमारे संविधान निर्माताओं को इस प्रैक्टिस को बैन करने के लिए पूरा एक कानून के तहत अनुच्छेद बनाना पड़ा और बैन लगाना पड़ा इस एक्ट के ऊपर, इस एक्टिविटी के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर। तो ये थी कहानी आर्टिकल नंबर 17 की। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 18 की तरफ, जहां पर पे दोस्तों बहुत कुछ है समझाने के लिए। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 18 की, यानी कि आर्टिकल नंबर 18, जो कि बैन लगाता है उपाधियों के ऊपर, यानी कि उपाधियों का अंत करता है। एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। क्या है ये अनुच्छेद, आइए बात करते हैं। द स्टेट विल नॉट गिव स्पेशल टाइटल्स टू पीपल बट मिलिट्री एंड एजुकेशनल टाइटल्स आर अलाउड। यानी कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, शैक्षिक और सैन्य उपाधियां जो है वो दी जा सकती हैं, ठीक है। सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाली लाइन की। अब दोस्तों, उपाधियों का अंत क्यों किया गया, आपको क्या लगता है? उपाधियों का अंत इसलिए किया गया दोस्तों, ताकि समाज के अंदर ऊंच नीच खत्म की जा सके, किसी भी विशेष व्यक्ति को एक विशेष दर्जा न दिया जाए और सभी को समान रूप से देखा जाए। इसीलिए दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया था। अब इसको तो समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जब हम आज़ाद हुए थे उसके थोड़ा पहले चलते हैं। हुआ यह था दोस्तों, ब्रिटिश काल के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उन्होंने काफ़ी सारी उपाधियां लोगों को दी थी। फॉर एग्जांपल नाइटहुड की उपाधि हो गई, सर लगाया जाता था पहले, नाम के पीछे सर, सर ब्ला ब्ला। और इसके अलावा लॉर्ड, जैसे लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरीके से ये जो उपाधियां हुआ करती थी ना, ये एक इंसान को विशेष दर्जा दे देती थी। और दोस्तों, इन लोगों को जिनको उपाधियां दी जाती थी, उनका जो सोशल स्टेटस है वो दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा दिखाई देता था, जिसकी वजह से एक सामाजिक असमानता देखने को मिलती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब दोस्तों, आगे चल करके जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखा और ये निर्णय लिया कि समाज में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। इसीलिए
ये आर्टिकल जो है संविधान के अंदर जोड़ा गया और पूरी तरीके से सरकार के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि सरकार जो है वो किसी प्रकार का टाइटल जो है, स्पेशल टाइटल किसी व्यक्ति को नहीं दे सकती है, ताकि ऊंच नीच, समाज में ऊंच नीच नहीं हो, समाज में एक हायरार्की नहीं हो कि एक विशेष व्यक्ति जो है वो विशेष है। ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि आप सोच रहे होंगे कि ना, जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी जो है वो एक उपाधि थी जो सुभाष चंद्र बोस जी को दी गई थी, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो उपाधियां हैं दोस्तों, ये अलग टाइप की उपाधियां हैं। अब कैसे? जो उपाधियां ब्रिटिशर्स दिया करते थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, सर लगा दिया पीछे, ये सारी उपाधियां जो है एक स्पेशल प्रिविलेज लेकर के आती थी उस विशेष आदमी के लिए, एक विशेष दर्जा सरकार की तरफ से। लेकिन ये जो उपाधियां हैं महात्मा की, लोकमान्य और नेताजी, ये लोगों द्वारा खुद सम्मान के रूप में विशेष व्यक्तियों को दी जाती थी। जैसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि लोगों ने ही दी थी, क्योंकि लोग उनसे प्यार करते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को लोगों ने दी थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को उपाधि जो है लोगों द्वारा दी गई है, क्योंकि वो उनका सम्मान करते थे, पूरा देश उनका सम्मान करता था। तो लोगों द्वारा खुद अपने प्रेम से सम्मान के रूप में किसी को उपाधि अगर दी गई है, तो वो उपाधियां यहाँ पर पे इंक्लूड नहीं की गई है। ऐसी उपाधियां दी जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी टाइटल, ऐसा कोई भी उपाधि जो सोशल हायरार्की क्रिएट करता है, सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, वो सभी उपाधियां बैन है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्यों सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को यहाँ पर पे अपवाद के रूप में इनको अलग किया गया है इस आर्टिकल से, यानी कि शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती है। लेकिन क्यों? दोस्तों पहली बात तो ये, जो उपाधि शब्द है वो सैन्य और शैक्षिक जो क्षेत्र है उसके लिए सूट नहीं करता। क्यों नहीं करता? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एक कह सकते हो आप एक टाइटल है जो मेडिकल फील्ड में दिया जाता है किसी व्यक्ति को, लेकिन भाई डॉक्टर जो है वो एक उपाधि नहीं है, वो एक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, वो एक क्वालिफिकेशन है, वो एक प्रोफेशनल स्टेटस है, जिससे उस व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है कि वो व्यक्ति एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है। अब आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति डॉक्टर कैसे बनता है? पहले तो उसको 12th तक पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में वो नीट का एग्जाम देगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर वो उसे कॉलेज मिलेगा, फिर वहाँ 5 साल की MBBS करेगा, उसके बाद में फिर और ट्रेनिंग होती है वगैरह वगैरह। उसको 10 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में भाई। वो पूरी पढ़ाई करके, ट्रेनिंग करके फिर डॉक्टर बनता है इंसान। तो डॉक्टर जो है वो क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल स्टेटस है, प्रोफेशनल पोस्ट का नाम है, जिससे वो व्यक्ति जाना जाता है कि वो डॉक्टर है। इसी तरीके से दोस्तों आर्मी की फील्ड के अंदर जो कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ये उपाधियां नहीं है, ये उनका प्रोफेशनल टैग है, उनकी प्रोफेशनल स्टेटस की पहचान है कि वो किस पोस्ट पर पे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है। तो वो उपाधियां यहाँ पर पे इंक्लूड नहीं की गई हैं जो मिलिट्री और एजुकेशनल क्षेत्र से आती हैं, क्योंकि वो बेसिकली किसी प्रकार की कोई सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा नहीं दे रही है, सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं दे रही है, इसलिए उनको यहाँ पर पे इस आर्टिकल से बाहर रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्लॉज नंबर 2 की। एन इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी देश से किसी भी प्रकार का टाइटल या जिसको बोलते हैं उपाधि वो नहीं लेगा। यानी कि एक भारतीय नागरिक जो है वो किसी भी विदेशी कंट्री से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। अब क्यों नहीं लेगा? सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं लेगा, आंसर भी मैं दूंगा। तो दोस्तों इसलिए नहीं लेगा क्योंकि इसको समझते हैं अगेन हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के एरा से। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर दोस्तों जब किसी इंसान को उपाधि दी जाती थी तो वो व्यक्ति जो है एक विशेष रूप से संपर्क में आ जाया करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। मान लो एक छोटू लाल नाम का इंसान है, छोटू लाल को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सर की उपाधि दी गई है, सर छोटू लाल, और इस उपाधियों के साथ कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिल गया, उनको स्पेशल स्टेटस मिल गया। अब ये उपाधि जब दी गई तो छोटू लाल का एक विशेष संबंध बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से छोटू लाल जी जो है वो इंडिया के प्रति लॉयल नहीं रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए, क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है,
इसीलिए छोटू लाल जी का मन जो है वो पलट गया, और छोटू लाल जी जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे, अब वो आ चुके हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और उनके मन में एक एक जो है सम्मान की भावना आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे इतना सम्मान दे रही है तो मैं उनके खिलाफ कैसे बोलूं। तो दोस्तों यही कारण था हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पे ध्यान दिया और देखा कि भाई अगर कोई भारतीय किसी विदेशी कंट्री से कुछ टाइटल्स रिसीव करता है, कुछ स्पेशल स्टेटस रिसीव करता है, तो वो व्यक्ति फिर इंडिया के प्रति लॉयल कैसे रहेगा। तो दोस्तों यही कारण था कि इस क्लॉज को बनाया गया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लॉज नंबर 3 की। A foreign person working under the Indian government cannot accept any foreign title without the permission of the president। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि कोई भी फॉरेन पर्सन जो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन इंडिया में रहकर काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, वो व्यक्ति किसी भी फॉरेन कंट्री से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, जब तक उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं मिल जाती। अब वंस अगेन ऐसा प्रावधान क्यों किया गया, आखिर क्यों मजबूर किया गया किसी फॉरेन व्यक्ति को जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है इंडिया के लिए, उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी फॉरेन कंट्री से उपाधि लेने के लिए, आखिर क्यों। तो एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको याद है दोस्तों पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, इंडिया के अंदर। अब सपोज कीजिए हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इंडिया की, वो इस अटैक के बाद में रिसर्च कर रही है कि आखिर क्या कारण थे और किस वजह से हुआ, और इस रिसर्च वर्क के अंदर एक फॉरेन कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से मान लो US से आया है कोई व्यक्ति, ठीक है, US का कोई वहाँ की एजेंसी का कोई ऑफिशियल यहाँ पर आया है और यहाँ की टीम के साथ काम कर रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब रातों रात किसी दिन पाकिस्तान उस आदमी को कांटेक्ट करती है और अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हम आपको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सम्मानीय टाइटल दे रहे हैं आपको हमारे देश का, जो आपको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस देगा, काफ़ी सारे राइट्स मिलेंगे आपको, और साथ में बहुत सारा पैसा भी दे रहे हैं। अब दोस्तों वो व्यक्ति जो इंडिया के लिए काम कर रहा है, NIA के साथ काम कर रहा है, क्या वो व्यक्ति अब भी इंडिया के साथ लॉयल रहेगा आफ्टर सीइंग दैट मैसेज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे एक बहुत बड़ी उपाधि देने वाली है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एक बहुत ही सुपीरियर स्टेटस मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग्स will that person work for India with supreme loyalty, with the same loyalty? तो आंसर है कि मे बी, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता। वो इंसान हो सकता है इंडिया के प्रति लॉयल रहे, हो सकता है नहीं रहे, who knows। लेकिन इसी चीज की वजह से ये प्रावधान यहां पर ऐड किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो भारत के लिए काम कर रहा है वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से बच जाए, फॉरेन कंट्रीज का उस पर इन्फ्लुएंस ना रहे और वो अपना काम आराम से कर सके। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर भारत में आता है, काम करता है, तो किसी भी बाहर की कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है भाई, अपन को अपना काम करना, चुपचाप अपने यहाँ पर अपने घर पर रहना है, सिंपल सी बात है। तो ये था इस प्रावधान का मीनिंग। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं क्लॉज नंबर 4 की। एनी पर्सन होल्डिंग अ गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, सैलरीज, ऑनर्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विदाउट द प्रेसिडेंट परमिशन। यानी कि दोस्तों वही बात लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सरकार के अधीन काम कर रहा है, भारत के लिए काम कर रहा है, वो किसी भी विदेशी व्यक्ति से किसी प्रकार का उपहार, वेतन, सम्मान जो है वो रिसीव नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर के ही वो व्यक्ति किसी विदेशी कंट्री से सम्मान, उपहार, वेतन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता है। अब यहाँ लिखा हुआ है एनी पर्सन, यानी कि या तो वो व्यक्ति भारत का भी हो सकता है या फिर वो व्यक्ति कहीं फॉरेन कंट्री का भी हो सकता है जो इंडिया के लिए काम कर रहा है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए यहाँ बात हो रही है। अब फिर से वही रीजन है कि हमारा जो है ये मोटो, ये ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के लिए काम कर रहा है वो निष्ठावान रहे, भारत के प्रति ईमानदार रहे, इसलिए यहाँ पर इस क्लॉज को ऐड किया गया है
ताकि जो है कोई भी जो कंट्री है, विदेशी कंट्री, वो किसी व्यक्ति को जो भारत के लिए काम कर रहा है उसे लुभाने की कोशिश ना करे, और ताकि भ्रष्टाचार और बेईमानी वो देखने को नहीं मिले, और कोई भी व्यक्ति जो भारत के लिए काम कर रहा है वो ईमानदारी से काम कर सके। इसीलिए इस क्लोज को यहाँ पर पे ऐड किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आर्टिकल नंबर 19 के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।